हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप सबका फेवरेट ड्रामा द ग्रेट ग्रैंडमा सीजन 4। ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी है जो आप सबको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, प्यारे प्यारे कमेंट्स करना तो ज़रूरी है। तो बिना किसी देरी के ड्रामे को एक्सप्लेन करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लियांग को देखते हैं जो अपनी पूरी फैमिली को लेकर अपने हस्बैंड के ग्रेवयार्ड पर आई होती है और उससे कहती है, देखो आज मैं बच्चों को तुमसे मिलवाने के लिए लेकर आई हूँ। जिसके बाद वो थोड़ी दुखी होकर खड़ी हो जाती है तो जिंग चौहान और मुहान जियांग को अम्ब्रेला से कवर कर लेते हैं ताकि इनकी प्यारी ग्रेट ग्रैंड माँ को धूप न लगे और उन्हें खाने पीने की चीजें ऑफर करने लगते हैं। तभी यांग यांग चिल्लाने लगता है और कहता है वहाँ ग्रेवयार्ड के पीछे कोई भूत है। जिसके बाद वो सब लोग ग्रेवयार्ड के पीछे जाकर देखते हैं तो एक ओल्ड मैन बैठा एप्पल खा रहा होता है, जिसे देखकर शियांग कहता है, ओह ये तो कोई होमलेस पर्सन लग रहा है, बेचारा भूखा होगा। तभी यांग यांग उस ओल्ड मैन पर गुस्सा करने लगता है और कहता है, यू ओल्ड मैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो एप्पल खाने की? वो मेरे ग्रेट ग्रैंडपा के लिए थी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उसे मारने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी यंग बाओ उससे कहता है, बकवास बंद करो, इतने बड़े हो गए हो लेकिन अब तक तुम्हें किसी चीज की अकल नहीं आई। जिसके बाद लियांग उस ओल्ड मैन के पास जाती है और उसे बाकी सब चीजें भी दे देती है और कहती है आप ये सब भी खा लें। जो देखकर वो ओल्ड मैन काफी खुश होता है और कहता है, तुम बहुत जीनियस और अच्छी हो, तुम सच में 70 साल बाद पुनर्जन्म डिजर्व करती हो। जो सुनकर लियांग एकदम से हैरान रह जाती है और मन ही मन कहती है, इसको कैसे पता कि मैं 70 साल बाद दोबारा से रीबॉर्न हुई हूँ। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हमें ये बताया जाता है कि लियांग का रीबॉर्न कैसे हुआ था, जो सीजन 1, 2 और 3 में ऑलरेडी बता दिया है। फिर हमें लियांग की आवाज सुनाई देती है जिसमें वो कहती है, मैं एक प्रोफेसर हूँ जो मरने के बाद दोबारा से रीबॉर्न हुई हूँ, एक ऐसी लड़की की बॉडी में जिसका नाम और मेरा नाम एकदम सेम है। प्रेजेंट में लियांग यंग बाओ की तरफ देख सोचती है, किस्मत ने मुझे एक और मौका दिया है अपने बेटे और ग्रैंडसन से मिलने का। जिसके बाद शियांग उस ओल्ड मैन से पूछता है, आपको कैसे पता कि हमारी ग्रेट ग्रैंडमा का रीबॉर्न हुआ है? तो वो हंसने लगता है और यंग बाओ के पास जाकर कहता है, मुझे सिर्फ ये नहीं और भी बहुत कुछ पता है। मुझे ये भी पता है कि इस एज में भी तुम कितने लकी हो कि तुम्हारे मॉम और डैड दोनों अब तक जिंदा हैं। ये सुनकर यंग बाओ के साथ सभी हैरान होते हैं। तभी ओल्ड मैन कहता है, तुम्हारे दोनों पेरेंट्स जिंदा हैं फिर भी तुम उनके ग्रेवयार्ड पर बैठे हो, और हंसने लगता है। यांग यांग उसे पागल समझता है और कहता है, बुढ़ा सटिया गया है इस उम्र में। तो मुहान उसे गुस्से से देखने लगता है। तभी ओल्ड मैन कहता है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा। और ऐसी अजीब अजीब सी बातें कहते हुए वहाँ से चला जाता है और वो सब लोग हैरान होकर बस उसे देखते रह जाते हैं। जिसके बाद लियांग सबसे कहती है, खड़े क्यों हो, चलो यहाँ से। वो ओल्ड मैन की बातों को उसका पागलपन समझकर इग्नोर कर देती है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। सीन यहीं पर चेंज होता है। हम एक आदमी को देखते हैं जिसका कार से एक्सीडेंट हुआ था। तभी वो आदमी जो कार ड्राइव कर रहा था वो अपने कार से बाहर आता है और उसे पूछता है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा परिवार कहाँ है? तो वो कहता है, मेरा नाम जी शिनयान है और मेरी वाइफ का नाम लियांग है। तभी हम देखते हैं कि उसके हाथ में लियांग की पिक्चर भी थी, लेकिन उसका फेस हमें नहीं दिखाया गया। तो क्या उस ओल्ड मैन की बात सच थी? क्या यंग बाओ के डैड सच में वापस आ गए? ये तो हम आगे ही देख पाएंगे। दूसरी तरफ हम यंग बाओ को देखते हैं जो अपना सामान पैक करके अपने सारे सर्वेंट्स को डांट रहा होता है और कहता है, तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मॉम बिजनेस ट्रिप पर जा रही हैं? अब जल्दी से मेरी टिकट बुक करवाओ, मैं भी मॉम के साथ जाऊंगा। तो लियांग पूछती है, तुम मेरे साथ जाना चाहते हो?
वो हाँ कहता है, जिस पर लियांग कहती है ठीक है फिर चलो हम अपना एक प्राइवेट जेट खरीद लेते हैं, क्या कहते हो? तो यंग बाओ कहता है हाँ ये एक अच्छा आइडिया है। जिसके बाद लियांग कहती है और एक विला भी जो बिल्कुल सिटी के सेंटर में हो और 100 सर्वेंट्स और नैनीज भी रखेंगे जो हर वक्त तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारे ऑर्डर्स मानेंगे। मैं तो कहती हूँ खुद का एक सर्कस भी खोल लेते हैं जो तुम्हें हमेशा एंटरटेन करता रहेगा। ये सब सुनकर यंग बाओ से ज्यादा उसके ग्रैंडसन कंफ्यूज हो रहे होते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि ये आज ग्रैंड माँ को क्या हो गया है। लियांग की ऐसी बातें सुन यंग बाओ भी समझ जाता है कि वो ये सब गुस्से में कह रही है, तो वो एकदम से मासूम सी शक्ल बनाकर लियांग से कहता है ओ मॉम, क्या मैं आपके साथ नहीं चल सकता प्लीज? तो लियांग गुस्से में कहती है नहीं, देखो अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो, मैं वहाँ काम से जा रही हूँ, घूमने फिरने नहीं, और वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो अभी तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। जो सुनकर वो मुंह बना लेता है। यंग बाओ की ऐसी शक्ल देख यांग से तो अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं होती। वो शाओयी से कहता है देखो तो ग्रैंडपा तो तुमसे भी छोटे बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, अपनी मॉम का पीछा छोड़ ही नहीं रहे। तो यंग बाओ से चुप रहने को कहता है और बोलता है तुम जैसा बास्टर्ड मुझे सिखा रहा है जो खुद हमेशा अपने मॉम को तंग करता रहता था। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। इस पूरे खानदान में सिर्फ तुम एक ही हो जो हर वक्त आवारागर्दी करते रहते हो। तुम्हारे भाई फिर भी तुमसे ठीक ही हैं और उसे खूब बातें सुनाने लगता है। जब बाकी सब देखते हैं कि अब यांग के बाद उनकी बारी है तो वो सब अपनी अपनी जगह से उठकर किसी न किसी काम का बहाना बनाते हैं। जाओ यांग बोर्ड मीटिंग का बहाना बनाता है तो शियांग कहता है कि एक बड़े डायरेक्टर ने उसे मूवी में रोल दिया है तो मीटिंग के लिए जाना होगा। और मुहान कॉल पर कहता है अमांडा मेरा इंतजार करो, मैं बस पहुंचता हूँ। ये सुन यांग को मौका मिल गया। कहता है देखो मुहान विदेश लड़कियों के पीछे भागा फिर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा। तो मुहान उसके पास आकर बैठकर कहता है ये वर्ल्ड साइंस कॉन्फ्रेंस के स्टाफ का फोन है, मुझे अवार्ड लेने के लिए बुला रहे हैं, मैं तुम्हारी तरह वेला नहीं हूँ। ये बोलकर वो चला गया। जब जिंग चौहान जाने लगता है तो यांग उसे रोक पूछता है अब तुम कहाँ जा रहे हो? तो यंग बाओ जवाब देता है तुम्हारा तीसरा भाई अपनी ग्रेट ग्रैंड माँ को अपना आइडल मानता है। 3 मंथ पहले एक टॉप साइंटिफिक जर्नल में अपना पेपर पब्लिश कर चुका है और अब उसे हाइजिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल गया है। एक तुम ही हो जिसने जी फैमिली का नाम बदनाम कर रखा है। वो सब जानबूझकर ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि वो यांग को ये एहसास दिला सकें कि इस घर में सिर्फ वो एक ही है जिसके पास कोई काम धंधा नहीं। जिसके बाद वो लियांग और यंग बाओ से कहता है आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अभी शाओयू भी मेरे साथ ही है, देखो वो भी मेरी तरह फ्री बैठी है। लेकिन तभी शाओयी उठकर पियानो बजाने लगती है और काफी अच्छा प्ले करती है, जिसे सुनकर यंग बाओ और लियांग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन यांग तो अपना मुंह छुपा रहा होता है। तभी शाओयी उसके पास आकर कहती है अंकल आप मुझे वेरी बोल रहे थे, आपको पता है कल मैंने अपना म्यूजिक टेस्ट दिया है और उसमें मैं फर्स्ट आई हूँ। तो यांग स्माइल करता है और कहता है शाओयी तुम तो ग्रेट हो। जो देखकर यंग बाओ गुस्सा करने लगता है और उसे कहता है देखो तुम तो शाओयी से भी कम्पीट करने के काबिल नहीं हो, वो भी कुछ न कुछ करती रहती है, एक तुम ही नालायक हो, किसी काम के नहीं हो, एकदम निकम्मे। जो सुनकर वो बिल्कुल खामोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम यंग बाओ को देखते हैं जो गार्डन में बैठकर टी एंजॉय कर रहा होता है। तभी वहाँ यांग आता है और कहता है आप ग्रेट ग्रैंड माँ को अब्रॉड अकेले भेज रहे हो? ग्रैंड माँ अभी यंग है, ब्यूटीफुल है, अगर किसी के चक्कर में फंस गई तो? मैंने तो बहुत से लोगों को देखा है जिनकी मॉम दूसरी शादी कर लेती हैं, लेकिन क्या आप इस एज में अपने स्टेप फादर को एक्सेप्ट करेंगे? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना? ये सुन यंग बाओ एकदम से सीरियस हो जाता है और वो यांग से कहता है तुम ठीक कह रहे हो, चलो अपनी तैयारी करो, मॉम के साथ तुम जाओगे अब्रॉड। ये सुनकर वो मन ही मन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ये यही तो चाहता था, लेकिन फिर ड्रामा करने लगता है। यंग बाओ से कहता है ओह सॉरी, लेकिन मैं बहुत बिजी हूँ तो मैं नहीं जा पाऊंगा। जो सुनकर यंग बाओ समझ जाता है कि ये इतनी आसानी से नहीं जाने वाला, तो वो उससे कहता है अच्छा बताओ क्या चाहते हो तुम? तो यांग मुस्कुरा कर कहता है हाँ अब थोड़ी काम की बात की ना आपने,
वैसे मुझे याद आया, आप मुझे कुछ बोल रहे थे। हाँ याद आया। और भी बताने क्या क्या कहा तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकता। यंग बॉय इसकी बात का मतलब समझ गया। फिर क्या, ये हाथ में बोर्ड लिए जोर जोर से कहता है, यांग यांग तुम हमारी फैमिली के प्राइड हो, तुम ही तो हमारे हीरो हो, मुझे तुम पर बहुत फख्र है। तो यंग बॉय कहता है, हाँ हाँ ऐसे ही कहते रहो, जोर जोर से कहो। और लियांग के साथ कार में बैठकर चला जाता है तो यंग बाओ उस बोर्ड को फेंक देता है और कहता है, बड़ा आया, इसे तुम्हें बाद में देख लूंगा, समझता क्या है खुद को। फिर चिल्लाकर कहता है, मेरी बात ध्यान से सुन लो, तुम्हें अपनी ग्रेट ग्रैंड माँ का ख्याल रखना होगा। अगर किसी लफंगे ने उन्हें धोखा देने या फंसाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। दूसरी तरफ हम शियांग फैमिली के सेकंड यंग मास्टर वैंग यी को देखते हैं, जो अपने बिग ब्रदर शेनजी के साथ चेस खेल रहा होता है और उसे कहता है, अरे यार तुमने फिर से मुझे हरा दिया। तभी वहाँ एक सर्वेंट आता है जो वैंग यी से कहता है, आपके एरोस्पेस इंस्टीट्यूट स्पेस प्रोजेक्ट के मेंबर्स की लिस्ट आ गई है, आप चेक कर लें। तो वो उस लिस्ट को देखने लगता है, जिसके बाद वो लियांग का नाम लेता है, जो सुनकर शेनजी एकदम से हैरान हो जाता है, लेकिन मन ही मन खुश भी होता है कि वो लियांग से मिलने वाला है। और यहाँ हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है जो लियांग के हस्बैंड से थोड़ा मिलता जुलता है। तो क्या ओल्ड मैन की बात सच निकली, इसका भी रीबॉर्न हुआ है? अगर नहीं तो ये लियांग को कैसे जानता है, ये तो हम आगे ही देख पाएंगे। दूसरी तरफ हम लियांग और यान यांग को देखते हैं, जो बीजिंग साइंस एकेडमी पहुँच जाते हैं, जहाँ वैंग यी प्रोफेसर मिन से प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा होता है। जब लियांग अंदर जा रही होती है तो उन दोनों को बचा समझकर प्रोफेसर मिन उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं, तुम दोनों को यहाँ आने की परमिशन किसने दी? वो गार्ड्स को बुलाकर उन्हें बाहर निकालने का बोलते हैं। लेकिन तभी वहाँ लियांग की टीचर प्रोफेसर यू आ जाती है और वो मिस्टर मिन से कहती है, शायद तुम्हें पहचानने में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ये लियांग है इस प्रोजेक्ट की बॉस, इसकी वजह से तो हमारा लास्ट आई प्रोजेक्ट बच गया था। अगर ये ना होती तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। अगर तुमने इसे बाहर निकाला तो स्पेस प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाएगा। मिस्टर मिन कहते हैं, प्रोफेसर यू मजाक छोड़िए, ये तो बच्ची है, इतने बड़े प्रोजेक्ट की हेड कैसे हो सकती है? तो मिस्टर यू उसे ऑफिशियल अपॉइंटमेंट लेटर देती है और कहती है, वैंग यी इसका असिस्टेंट होगा। ये सुन मिस्टर मिन कहते हैं, मेरा स्टूडेंट किसी और का असिस्टेंट क्यों? वैंग यी मैथ जीनियस है, नेशनल रिसर्च का हिस्सा रहा है और सबसे यंग पीएचडी होल्डर। जरा मैं इसे गूगल तो करूं। वो लियांग के बारे में चेक करने के बाद कहता है, एक फ्रेशर जिसने किसी टैलेंट शो में पार्ट लिया था, इसका तो रिसर्च से दूर दूर तक लेना देना नहीं, पक्का ये किसी सिफारिश से यहाँ आई है। तभी यान यांग की ओवर एक्टिंग शुरू हो जाती है। वो सबके सामने लियांग को चिल्ला चिल्ला कर इंट्रोड्यूस करवाने लगता है और उसके तारीफों के पोल भी बांध रहा होता है, जो सुनकर लियांग बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रही होती है और उसे चुप करवाने की भी कोशिश करती है। लेकिन यांग यांग जो एक बार शुरू हो जाए चुप होने का नाम ही नहीं लेता। तो लियांग कह रही है, आज तुम मेरे हाथों से मरोगे। मिस यू भी प्रोफेसर मिन को डिटेल में लियांग के सारे प्रोजेक्ट के बारे में बताती है, जो सुनकर मिस्टर लिन लियांग से माफी मांगते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती की। तो लियांग कह रही है, कोई बात नहीं। तभी वैंग यी लियांग को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला। आपको पता है, आपसे मिलने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था। इस प्रोजेक्ट में आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिस्टर मिन कहते हैं, जी नहीं, तुम नहीं बल्कि मैं इस प्रोजेक्ट में मिस लियांग को असिस्ट करूंगा। और लियांग से कहते हैं, मुझे उम्मीद है आप मुझे चूज करेंगी क्योंकि मैं वैंग यी से ज्यादा एक्सपीरियंस हूँ। प्लीज आप मुझे एक बार अपने साथ काम करने का मौका दें। आई प्रॉमिस मैं आपको निराश नहीं करूंगा। टीचर और स्टूडेंट के बीच लड़ाई शुरू हो गई। वैंग यी कहता है, ये ठीक नहीं है, प्रोजेक्ट मेरा है, आप मुझे छीन नहीं सकते। तभी मिस यू प्रोफेसर मिन से कहती है, शर्म करो, अपनी एक्साइटमेंट के चक्कर में तुम बच्चे से प्रोजेक्ट नहीं ले सकते। अपनी उम्र देखो और अपना काम देखो। तुम एक बच्चे से उसकी मेहनत छीनना चाहते हो और उसे अपने साथ ले जाती है। वैंग यी बहुत एक्साइटेड होकर लियांग से कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आपके अंडर वर्क एक्सपीरियंस मिलने वाला है। आप प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लो
और उसे टीचर लियांग कहकर बुलाता है तो लियांग कहती है मुझे टीचर मत कहो, तुम और मैं ऑलमोस्ट सेम एज के हैं तो मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो, और वहाँ से चली जाती है। उसे देख फेंगी मन ही मन सोचता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस लड़की को कहीं देखा है, शायद बिग ब्रदर के पास, क्योंकि शिंगयांग हर टाइम लियांग की पिक्चर लेकर घूमता था। जिसके बाद हम शिंगयांग को देखते हैं जो अब भी लियांग की पिक्चर को देख रहा होता है। दूसरी तरफ हम लियांग को देखते हैं जो यांग के साथ कहीं जा रही होती है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, तो वो यांग से कहती है मुझे पता चल गया है, उन सबको वापस भेजो। यांग कहता है क्या मतलब, और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। तो लियांग कहती है ये फूड वंडर और वो स्वीपर तुम्हारे ही आदमी है ना। जो सुनकर यांग एकदम हैरान रह जाता है और कहता है वाओ आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी अच्छी है, आपकी जगह मैं होता तो कभी भी ये पता नहीं लगा पाता। फिर वो उन दोनों को बुलाता है और कहता है अब से ग्रैंडमा पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं, और लियांग से कहता है चलिए। तो लियांग कहती है मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत करो, उस आदमी को भी निकालो जो प्लांट्स के अंदर छुपकर मुझ पर नजर रख रहा है। तो यांग कहता है वाओ आप तो जीनियस हैं, और उस आदमी को भी भेज देता है। तो लियांग उससे कहती है अगर तुमने ऐसी हरकत दोबारा की तो मैं तुम्हारी पॉकेट मनी बंद कर दूंगी और साथ ही आजादी भी। तो वो डर जाता है और कहता है इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, ये सब ग्रैंडपा का ऑर्डर था आपकी सेफ्टी के लिए, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, आप चाहें तो उनसे पूछ सकती हैं, मैं तो सिर्फ उनके ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। जिसके बाद वो अपना फोन निकालता है और ऑक्शन की पिक्चर दिखाता है और कहता है मुझे ग्रैंडपा ने कहा है कि आपको यहाँ जरूर ले जाऊं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ जाना चाहोगी, मुझे तो लगता है कि ग्रैंडपा आपको समझते ही नहीं। तो लियांग वो पिक्चर देखकर सोच में पड़ जाती है और उससे कहती है यंग बाओ मुझे अच्छे से समझता है, मैं यहाँ जरूर जाऊंगी। जिसके बाद हमें ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यांग लियांग से कहता है आपको तो ऐसी जगह पर आना कभी पसंद नहीं था, तो आप यहाँ क्यों आई, क्या कुछ स्पेशल है यहाँ पर। लेकिन लियांग उसे कोई जवाब नहीं देती। जिसके बाद वो जाओ यांग को कॉल करके कहता है कि मुझे 5 मिलियन ट्रांसफर करो। पहले तो वो उसे खूब बातें सुनाता है, लेकिन जब वो कहता है कि ग्रैंडमा के लिए चाहिए तो वो उसके अकाउंट में पैसे भेज देता है। तो यांग हीरो बनते हुए लियांग से कहता है अब हमारे पास 4.5 मिलियन है, आपको जो भी लेना है ले सकती हो, शर्माने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। लेकिन वो उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और अपनी दुनिया में खोई होती है। तभी स्क्रीन पर 70 इयर्स पुरानी एक पिक्चर दिखाई जाती है जिसमें लियांग और शिनयान थे। आज उनके एसेट्स को ऑक्शन में रखा गया। वो पिक्चर देखकर यांग समझ जाता है कि लियांग यहाँ पर क्यों आई। वहीं लियांग उस पिक्चर को देखकर पास्ट के टाइम को याद करने लगती है और तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें वो सब एक ग्रुप पिक्चर बनवा रहे होते हैं और बहुत खुश थे। लेकिन तभी एक कंट्री की एजेंसी उन पर अटैक कर देती है। तो शिनयान लियांग और यंग बाओ को वहां से भेज देता है और जाते जाते लियांग को एक लेटर भी देता है जिसमें लिखा था मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे जाने के बाद तुम प्लीज यंग बाओ और अपना ख्याल रखना। जब तुम ये लेटर पढ़ोगी तो शायद मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका होऊंगा, मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे लिए मेरे देश के प्रति अपना फर्ज है जो मुझे पूरा करना ही होगा। और तभी लियांग और बाकी सबको ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है जिससे पता चलता है कि शिनयान सबको छोड़कर चला गया। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि उनके जैकेट में बॉम्ब था, उन्होंने ब्लास्ट कर दिया था ताकि दुश्मनों को खत्म कर सकें, और इसी के साथ वो भी सबको छोड़कर चला गया। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस तस्वीर के बारे में बताया जा रहा होता है कि इस तस्वीर में जितने भी लोग हैं वो सब रियल हीरोज हैं, क्योंकि इन सब लोगों ने अपनी जान पर खेलकर कंट्री की रक्षा की। और उस तस्वीर को ऑक्शन में रखा जाता है जिसकी प्राइस 1 लाख युआन होती है। जिसके बाद सब लोग बिडिंग स्टार्ट करते हैं और यान भी बिड लगाता है। लेकिन तभी हम वेंगी को देखते हैं जो 1 मिलियन की बिडिंग लगाता है, जो सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं सिर्फ एक तस्वीर
तस्वीर के लिए कोई 1 मिलियन कैसे दे सकता है। और तभी यान 2 मिलियन की बिड लगाता है और लियांग से कहता है आप फिक्र मत करें, मैं ये तस्वीर आपके लिए जरूर लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन तभी वैंग यी बिडिंग को आगे बढ़ाता है और 5 मिलियन की बोली लगाता है, जो सुन बेचारा यान भी चुप हो जाता है क्योंकि उसके पास टोटल 5 मिलियन ही थे। तो वो लियांग से कहता है ग्रैंड माँ मुझे माफ कर देना, अब मैं बिडिंग आगे नहीं बढ़ा सकता। तो लियांग अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और वो अपना साइन शो करती है, जिसका मतलब होता है कि वो इस तस्वीर के लिए अनलिमिटेड पे करने को तैयार है। यानी जो कोई भी बिड लगाएगा लियांग उसका डबल पे करेगी, जो देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और वो पिक्चर लियांग की हो जाती है। जिसके बाद यान कहता है मैं तो भूल ही गया था कि पूरी जी फैमिली आपकी है, आपसे ज्यादा रिच कौन हो सकता है। तभी वैंग यी उन्हें रोकता है और पूछता है क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि एक मामूली सी तस्वीर में आपको इतना इंटरेस्ट क्यों है। तो लियांग उससे कह रही है ये बात तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि एक नॉर्मल सी तस्वीर में तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों है कि तुम उसके लिए 5 मिलियन लगाने को तैयार थे। तो वो कहता है ये मेरे बिग ब्रदर का शौक है ऐसी चीजें कलेक्ट करने का, और इस इंसिडेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें ऑलरेडी उनके पास हैं। अगर आप देखना चाहती हैं तो मैं आपको अपने घर इनवाइट कर सकता हूँ ताकि आप वो पिक्चर्स देख सकें। ये सुनकर लियांग सोच में पड़ जाती है। सीन यहीं पर चेंज होता है। हम लियांग और यान को वैंग यी के साथ घर जाते हुए देखते हैं, जहां यान लियांग को शियांग फैमिली की सारी हिस्ट्री बता रहा होता है और कहता है कि इनकी फैमिली ने मिलिट्री को बहुत सर्व किया है। इस फैमिली के अब बस 2 ही यंग मास्टर हैं। वैंग यी सेकंड यंग मास्टर है, इसे बचपन से ही सब जीनियस कहते हैं। तो लियांग कहती है फर्स्ट यंग मास्टर का क्या, तुमने उसके बारे में नहीं बताया। तो वो कहता है क्योंकि मुझे भी उसके बारे में ज्यादा नहीं पता, वो बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन है और लोगों से बहुत ही कम मिलता है। जिसके बाद वैंग यी लियांग और यान को शेंजी के कलेक्शन रूम में ले आता है और कहता है यहाँ ब्रदर ने जिन हुई से रिलेटेड बहुत सारी मेमोरीज को संभाल कर रखा हुआ है, जो देख कर लियांग बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है क्योंकि वहाँ सारी चीजें उसकी और शिनयान की मेमोरीज में से थी। तभी वो एक पेंटिंग को देखती है और कहती है मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पेंटिंग तेंगशू यूनिवर्सिटी से यहाँ तक आ पहुँचेगी। तो ये सुनकर वैंग यी थोड़ा हैरान होता है और कहता है आपको कैसे पता चला कि ये पेंटिंग ब्रदर ने यूनिवर्सिटी से ली। वैसे इस पेंटिंग में जो लड़की है वो सेम आपके जैसी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि ये आपकी ही तस्वीर है। तो यान फौरन कहता है ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट है, तुम खुद सोचो कोई 70 साल बाद इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। अगर ये वही सेम पर्सन होती तो अब तक बहुत ज्यादा ओल्ड हो गई होती। और हंसने लग जाता है तो लियांग उसे गुस्से से देखने लग जाती है तो वो चुप हो जाता है। जिसके बाद लियांग वैंग यी से कहती है आप लोगों का इस फैमिली से कोई रिलेशन है क्या, I mean, आप लोगों ने इतना कुछ कलेक्ट कर रखा है, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। तो वो कहता है नहीं हमारा कोई रिलेशन नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा भाई ये कलेक्शन जमा करने का इतना शौक रखता है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन तभी वहाँ शेंजी आता है। जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। क्या वाकई में ये लियांग का हस्बैंड शिनयान है? अगर हाँ तो क्या लियांग इसकी बात पर यकीन करेगी? ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही देख पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।